चलें जी, तो शुरू करते हैं हम आज की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पगली सी दीवानी सी। सुबह का वक्त था और हवेली नुमा घर में गैर मामूली गहमा गहमी थी। किचन से पराठों और ऑमलेट की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। सिकंदर जो हमेशा की तरह वक्त का पाबंद था, डाइनिंग टेबल पर बैठा निहायत वकार के साथ नाश्ता कर रहा था। उसकी शुदा खाकी वर्दी उसकी शख्सियत को मजीद रोबदार बना रही थी और मेज़ पर रखी हुई उसकी पुलिस कैप उसके डिसिप्लिन का मुंह बोलता सबूत थी। दूसरी तरफ सीढ़ियों से किसी के तेज़ी से उतरने की आवाज़ आई। ये हफ्सा थी जो एक हाथ में किताबें पकड़े और दूसरे से अपना बैग संभालती हुई नीचे भागी चली आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मामा मामा, अरसलान भाई कहाँ हैं? मेरा आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मैं लेट हो रही हूँ। हफ्सा ने हाँफते हुए अपनी वालदा से पूछा जो किचन से बाहर निकल रही थी। बेटा, अरसलान तो कब का निकल चुका है, उसे किसी काम से जल्दी जाना था। उसकी वालदा ने परेशानी से जवाब दिया। ओहो, अब मैं कैसे जाऊँगी? ड्राइवर अंकल भी नहीं है और बाहर से रिक्शा मिलने में भी देर हो जाएगी। हफ्सा ने रूहान सी सूरत बनाकर कहा और अपनी घड़ी देखी। सिकंदर ने खामोशी से चाय का सिप लिया, जैसे उसे इस शोर शराबे से कोई सरोकार ना हो। वो अपनी मखसूस संजीदगी बरकरार रखे हुए था। उसी वक्त सिकंदर की वालदा वहाँ दाखिल हुई और हफ्सा को परेशान देखकर मुस्कुराई। अरे हफ्सा बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? सिकंदर भी तो ड्यूटी पर निकल रहा है, ये तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। ताई जान ने बड़ी सादगी से हल पेश किया। यह सुनते ही सिकंदर के हाथ में मौजूद चाय का कप एक लम्हे के लिए रुका, जबकि हफ्सा की आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं ताई जान, मैं चली जाऊंगी, सिकंदर भाई को देर हो जाएगी। हफ्सा ने जल्दी से कहा। उसे सिकंदर के सख्त मिजाज और पुलिस वाले रोब से हमेशा डर लगता था। सिकंदर ने आहिस्ता से सर उठाया और अपनी गहरी नज़रों से हफ्सा को देखा। मुझे देर नहीं हो रही, मैं वक्त से 5 मिनट पहले पहुंचने का आदी हूँ। मैं छोड़ दूंगा, तुम आ सकती हो मेरे साथ, उसने रौबदार आवाज़ में कहा और कुर्सी पीछे हटाकर खड़ा हो गया। चलो शाबाश, जल्दी से गाड़ी में बैठो, वरना सिकंदर ने वाकई तुम्हें छोड़कर चले जाना है। ताई जान ने हफ्सा को इशारा किया। हफ्सा ने एक बेबस नज़र अपनी मामा पर डाली और फिर डरते डरते सिकंदर के पीछे चल दी, जो अब तक अपनी कैप पहनकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह मुख्तसर सा सफ़र उसकी ज़िंदगी में क्या हलचल मचाने वाला है। सिकंदर की चमचमाती सफ़ेद गाड़ी में उस वक्त अजीब सी खामोशी थी जो हफ्सा को बुरी तरह चुभ रही थी। सिकंदर ने हाई संजीदगी से स्टीयरिंग थामे सामने देख रहा था, जबकि हफ्सा खिड़की के बाहर ऐसे देख रही थी जैसे बाहर कोई बहुत बड़ी फिल्म चल रही हो। सिकंदर ने एक नज़र साइड मिरर में हफ्सा के परेशान चेहरे पर डाली। अगर बाहर गर्दन निकाल कर देखोगी तो लोग समझेंगे कि मैं किसी मफरूर मुजरम को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ा आराम से बैठो, वो सब पाठ लहजे में बोला। हफ्सा ने चूम कर उसे देखा और फौरन सीधी होकर बैठ गई। जी, मफरूर मुजरम? मैं इतनी मासूम लग रही हूँ और आपको मुजरम नज़र आ रही हूँ? हद है वैसे, वो गुस्से से बोलती आखिरी लाइन मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। मासूमियत? और तुम जो लड़की सुबह 8 बजे पूरे घर को सर पर उठा लेती है, उसे मासूम कहना मासूमियत की तौहीन है। सिकंदर ने हल्के से तंजिया तबस्सुम के साथ कहा, जो उसके सख्त चेहरे पर शाज़ो नादर ही आता था। वो तो अरसलान भाई की वजह से हुआ सब, वो मुझे छोड़कर चले गए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई पुलिस केस हूँ। हफ्सा ने बुरा मिलाकर मुंह बसोड़ लिया। फिलहाल तो तुम मेरी गाड़ी में एक गैर ज़रूरी बोझ हो जिसे मुझे मंजिल तक पहुँचाना है। सिकंदर ने गेर बदलते हुए निहायत सुकून से कहा। हफ्सा को आग लग गई। बोझ? अच्छा तो रोकें गाड़ी, मैं उतर जाती हूँ, मैं रिक्शा कर लूँगी। वैसे भी आपकी इस गाड़ी में AC से ज़्यादा आपके जुमलों की ठंडक से मुझे नज़ला हो रहा है, उसने मुंह बसोड़ते हुए कहा। सिकंदर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा हो। बैठी रहो हफ्सा, अगर तुम यहाँ उतरी और मैंने तुम्हें सड़क पर रिक्शा ढूंढते देखा तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में थाने ले जाऊँगा। वो उसको दरवाज़ा खोलते देख सख्त लहजे में बोला। हफ्सा ने हैरत से आंखें फाड़ी। थाने? अपनी कज़न को? वाह भाई वाह, लोग सच कहते हैं कि पुलिस वालों का दिल नहीं, वायरलेस सेट होता है, बिल्कुल आपकी तरह। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो चलती गाड़ी में से सिकंदर को धक्का दे दे, पर अगर उसे धक्का दे देती तो खुद के जान भी मुश्किल में पड़ जाती, इसलिए अपने ख्याल की तेज़ी से नफ़ी कर गई। और तुम जैसी लड़कियों की ज़बान नहीं खींची कैंची होती है। सिकंदर उसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कम से कम मेरी ज़बान से किसी को डर तो नहीं लगता, आपके तो साय से भी लोग रास्ता बदल लेते हैं। हफ्सा ने चिढ़कर कहा। अच्छी बात है ना, रास्ता साफ मिलता है। सिकंदर ने गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने रोकते हुए कहा। शुक्रिया ASP साहब, दुआ करूंगी कि दोबारा आपके साथ सफ़र ना करना पड़े।
हफ्सा ने तिनक कर कहा और तेज़ी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते हुए मुड़ी। दुआ तो मैं भी यही करूँगा, लेकिन याद रखना, मुजरिम जितना भी भागे आखिरकार उसे कानून की गिरफ्त में आना ही पड़ता है। सिकंदर ने शेड्स पॉकेट से निकालते आंखों आंखों पर लगाए और शरारत से बोला। हफ्सा ने गुस्से से पाँव पटका और गेट की तरफ भागी, जबकि पीछे गाड़ी में सिकंदर के लबों पर एक गहरी और पुरइसरार मुस्कुराहट थी। हफ्सा तेज़ी से कदम उठाती अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ उसकी बेहतरीन सहेलियाँ मायरा और लाइबा पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने हफ्सा को गुस्से में लाल पीले होते देखा, दोनों के कान खड़े हो गए। खैर तो है, आज तो तुम ऐसे आ रही हो जैसे पीछे पुलिस लगी हो। मायरा ने हंसते हुए शरारत से कहा। पुलिस लगी नहीं थी मायरा, मैं तो खुद पुलिस की गाड़ी में आई हूँ, वो उकताए हुए लहजे में बोली। इन दोनों ने हैरत से उसे देखा जब हफ्सा ने अपना बैग मेज़ पर पटकते और कुर्सी पर बैठते हुए ज़ोरदार आह भरी। क्या? पुलिस की गाड़ी में? क्यों? क्या तुमने कोई बैंक लूट लिया है या किसी का कत्ल कर दिया है? लाइबा ने हैरत से आंखें फाड़ी। ओहो, बैंक नहीं लूटा, मैं अपने ताया के बेटे सिकंदर भाई के साथ आई हूँ। हफ्सा ने बाल दुरुस्त करते हुए बेजारी से जवाब दिया। क्या? एएसपी सिकंदर? मायरा की तो जैसे जान ही निकल गई। वही जो इतने हैंडसम हैं, लेकिन जिनकी तस्वीर देखकर भी बंदे को पसीने आ जाएं। तुम उनके साथ गाड़ी में बैठकर आई हो, तुम जिंदा कैसे हो? वो तजस्सुस से बोली। हैंडसम? खाक हैंडसम, हफ्सा ने मुंह बनाया। वो इंसान नहीं, कानून की चलती फिरती किताब है। पूरे रास्ते मुझे ऐसे डांट रहे थे जैसे मैं कोई मफरूर इश्तहारी मुजरिम हूँ। कह रहे थे कि तुम गाड़ी में बोझ हो, तुम सोच सकती हो। उन्होंने मुझे बोझ कहा, वो मुंह पसूरते हुए बोली। सच्ची? वैसे हफ्सा वो है तो बहुत रोबदार। पूरे शहर की लड़कियां उनकी एक झलक देखने को तरसती हैं और तुम हो कि उनसे लड़कर आ रही हो। लाइबा कहती हुई खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे लड़कियों, तुम लोगों को पता नहीं है, उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं गाड़ी से उतरी तो दिफा 144 लगाकर मुझे थाने बंद कर देंगे। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर मैंने वहाँ गाड़ी में एक और जुमला बोला होता तो शायद वो मुझे हथकड़ी ही लगा देते। हफ्सा ने थोड़ा करीब होकर सरगोशी की। हथकड़ी? वैसे अगर पुलिस ऑफिसर सिकंदर जैसा हो तो हथकड़ी लगवाने में कोई बुराई नहीं है। मायरा ने आंख मारी। मायरा, तुम भी ना, वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। उनके दिल की जगह वायरलेस सेट लगा हुआ है और दिमाग में सिर्फ दफात घूमती हैं। अल्लाह बचाए ऐसे बदतमीज़ हीरो से। हफ्सा ने शर्माते और चिढ़े हुए उसे किताब मारी। अभी वो बातें कर रही थी कि हफ्सा के फ़ोन पर एक मैसेज टिका। उसने खोला तो नाम देखकर उसके होश उड़ गए। लेक्चर पर तवज्जो दो हफ्सा, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए होती है, सहेलियों के साथ मेरी बुराइयां करने के लिए नहीं। और हाँ, छुट्टी के वक्त मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, वक्त पर गेट पर मिलना, वरना दिफा, याद है ना? मैसेज पढ़ते हफ्सा ने घबरा कर इधर उधर देखा। अरे, इन्हें कैसे पता चला कि मैं उनकी बुराइयां कर रही हूँ? क्या पुलिस वालों के पास कोई जादुई ताकत होती है? वो धड़कते दिल के साथ बोली। मायरा और लाइबा कहका लगाकर हंस पड़ी, जबकि हफ्सा के दिल की धड़कनें जोर पकड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिकंदर से डर रही है या उसकी इस धमकी आमेज तवज्जो पर उसे अच्छा महसूस हो रहा है। यूनिवर्सिटी का गेट छुट्टी के वक्त तलबा और तलबात के हजूम से भरा हुआ था। हफ्सा बार बार अपनी घड़ी देख रही थी और दिल ही दिल में सिकंदर को कोस रही थी। पता नहीं खुद को क्या समझती है, 5 मिनट पहले पहुंचने का इतना शौक है तो अब कहाँ गायब है। उसने बड़बड़ाते हुए बैग कंधे पर संभाला। अभी वो गेट से बाहर निकली ही थी कि काले शीशों वाली सरकारी जीप उसके सामने आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और सिकंदर के मखसूस सपाट तासुरात सामने आए। 2 मिनट लेट हो तुम, बैठो जल्दी। उसका लहजा हुक्मनामे जैसा था। हफ्सा ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। अभी गाड़ी मेन रोड से हटकर एक सुनसान शॉर्टकट पर मुड़ ही रही थी कि अचानक सामने से आती 2 मोटरसाइकिलों ने उनका रास्ता रोक लिया। सिकंदर ने फौरन ब्रेक लगाई। ये क्या हो रहा है? हफ्सा ने घबराकर पूछा। नीचे झुक जाओ हफ्सा, जल्दी। सिकंदर की आवाज़ में अब वो मजाक नहीं बल्कि एक पेशावराना सख्ती थी। अचानक एक गोली गाड़ी के विंडो स्क्रीन से टकराई। शीशा चूर चूर तो ना हुआ, लेकिन हफ्सा की चीख निकल गई। वो बुरी तरह कांपते हुए सीट के नीचे दबक गई। बाहर से फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। सिकंदर भाई प्लीज़ कुछ करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। हफ्सा की आवाज़ हिस्कियों में बदल चुकी थी। सिकंदर ने निहायत फुर्ती से अपनी पिस्टल निकाली। उसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक न था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और गुस्सा था। उसने एक हाथ से हफ्सा का कांपता हुआ हाथ थामा और उसे हल्का सा दबाया। हफ्सा, मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज़ इस बार बहुत नरम और पुरएतमाद थी। हफ्सा ने आंसुओं भरी आंखों से ऊपर देखा। सिकंदर की नज़रें उसकी आंखों में गड़ी हुई थी। जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये सिकंदर का वादा है। बस नीचे रहो और आंखें बंद कर लो। उसने हफ्सा का हाथ सहलाते निहायत ही नरमी से कहा। उसके लमस और उन चंद अल्फाज ने जैसे हफ्सा के अंदर उतरते खौफ को थाम लिया।
सिकंदर गाड़ी का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर निकला। अगले ही चंद सेकंड्स में फायरिंग का मुकाबला शुरू हुआ। हफ्सा ने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन सिकंदर की वो बात याद आ रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ मिनटों बाद फायरिंग थम गई। सिकंदर ने दरवाज़ा खोला। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। हफ्सा उठो, सब खत्म हो गया, सिकंदर ने नरमी से कहा। हफ्सा आहिस्ता से ऊपर उठी और बेख्तियार सिकंदर का बाजू थाम लिया। वो अभी भी बुरी तरह हाँप रही थी। सिकंदर ने देखा कि उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। उसने पहली बार किसी तकल्लुफ़ के बगैर हफ्सा के कंधे पर हाथ रखा और उसे हौसला दिया। तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तो आम लड़कियां अब तक बेहोश हो चुकी होती। उसने हल्का सा मुस्कुराकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की। आपको डर नहीं लगा? वो लोग गोलियां चला रहे थे, अफसा ने भरे से लहजे में कहते नम आंखों से उसे देखा। डर मुजरिम को लगता है अफसा, मुहाफिज को नहीं। और आज तो मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती अमानत थी। मैं डरने की गलती कैसे कर सकता था? सिकंदर ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और पुरसकून लहजे में बोला। हफ्सा ने छू कर उसे देखा। सिकंदर फिर से वही संजीदा अफसर बन चुका था, लेकिन हफ्सा का दिल जान चुका था कि इस सख्त वर्दी के पीछे एक बहुत हसास और फिक्र करने वाला इंसान छुपा हुआ है। गाड़ी हवेली के बड़े गेट में दाखिल हुई तो हफ्सा का दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही सिकंदर ने गाड़ी रोकी, हफ्सा ने फ़ौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ताकि अंदर जाकर सबको इस होलनाक वाक़े के बारे में बता सके, लेकिन सिकंदर की आवाज़ ने उसे रोक दिया। हफ्सा, रुको। वो उसे आगे बढ़ते देखकर संजीदगी से बोला। सिकंदर भाई, हमें अंदर जाकर ताई जान और मामा जान को बताना चाहिए क्या हुआ। वो लोग कितने खतरनाक थे। और हफ्सा मुड़ती हुई बोली, उसकी आंखों में अभी भी खौफ की लहरें थी। घर में किसी को कुछ नहीं बताना, सिकंदर ने दो टोक लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में वही अफसराना रोब वापस आ चुका था। लेकिन क्यों? वो आपको मारना चाहते थे? अफसा ने हैरत से पूछा। सिकंदर ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की और गहरा सांस लेकर उसकी तरफ देखा। देखो, अगर तुमने घर में बताया तो सब परेशान हो जाएंगे। तुम्हारी मामा तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजना बंद कर देंगी और मेरी माँ मेरी ड्यूटी को लेकर रातों की नींदें हराम कर लेंगी। क्या तुम चाहती हो कि सब खौफजदा रहें? वो निहायत नरमी से बोला। नहीं, लेकिन हफ्सा ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई लेकिन नहीं, ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। ऐसे छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं। तुम बस ये समझो कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए देर हुई, समझी? सिकंदर ने बहुत लापरवाही से कहा, जैसे गोलियों का चलना उसके लिए रोज़ का मामूल हो। हफ्सा ने उसे गौर से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स इतना आयरन मैन कैसे बन सकता है। आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता? आपकी जान खतरे में थी। वो गुस्से से बोली। फ़र्क पड़ता है हफ्सा, इसीलिए तो खामोश रहने को कह रहा हूँ। अब जाओ, अपना चेहरा साफ करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखें तुम्हारा सारा सच बोल दें। सिकंदर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हफ्सा की तरफ झुककर कहा। हफ्सा ने खामोशी से सर हिलाया और गाड़ी से बाहर निकल गई। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, ताईजान और उसकी मम्मा वहीं बैठी चाय पी रही थी। आ गई तुम? बड़ी देर लगी, ताईजान ने मुस्कुराकर पूछा। हफ्सा की ज़बान जैसे तालू से चिपक गई थी। उसने सिकंदर की तरफ देखा जो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पीछे से आ रहा था। वो ताईजान, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, हफ्सा ने अटकते हुए झूठ बोला और तेज़ी से सिकंदर की तरफ देखा जो उसे दाद देने वाली नज़रों से देख रहा था। जी मॉम, बस इसीलिए देर हुई, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, सिकंदर ने निहायत सुकून से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हफ्सा अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसका जहन वहीं रुका हुआ था। उसने आईने में खुद को देखा। उसके गालों पर अभी भी खौफ की जर्दी थी, लेकिन उसके दिल में सिकंदर के लिए एक अजीब सी फीलिंग पैदा हो रही थी। इस रात हफ्सा को नींद नहीं आई। उसे बार बार सिकंदर का वो जुमला याद आ रहा था कि मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती अमानत थी। क्या वो वाकई मुझे अपनी अमानत समझते हैं? यह भी उनके किसी कानूनी दफा का हिस्सा था? उसने सोचा। इतवार की सुबह हवेली में एक सुकून आमेज़ खामोशी लेकर आई थी। सिकंदर, जो आमतौर पर वर्दी में मरबूस, हाथ में कैप और स्टिक पकड़े भागता नजर आता था, आज गहरे रंग के ट्रैक सूट में काफ़ी पुरसकून और जाज़बे नज़र लग रहा था। वो लाउंज के सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थीं। हफ्सा, जो रात भर सिकंदर के ख्यालों में खोई रही थी, आज कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर नीचे उतरी। हल्के गुलाबी रंग के लॉन के सूट में वो किसी खिले हुए फूल की तरह ताज़ा दम लग रही थी। जैसे ही वो नीचे आई, उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। ताईजान और उसकी मामा पड़ोस में किसी से मिलने गई थी। वो किचन की तरफ जाने लगी तो सिकंदर की आवाज़ ने उसे वहीं मंजमद कर दिया। नाश्ता कर लिया या आज भी बोझ बनकर किसी के कंधे पर सवार होने का इरादा है? सिकंदर ने अखबार के पीछे से शरारत भरी आवाज़ में कहा। आज इतवार है एएसपी साहब, आज कानून की दफ़ात थोड़ी देर के लिए मुअत्तल रहती हैं और मैं अपना नाश्ता खुद बना सकती हूँ। हफ्सा चेहरे पर शौक सी मुस्कुराहट सजाए पलटती हुई बोली।
वो किचन में चली गई, लेकिन चंद मिनट बाद ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो सिकंदर किचन के दरवाजे से टेक लगाई उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों में वो सख्ती नहीं थी जो सड़क पर होती है, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो हफ्सा का दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हफ्सा ने पराठे के लिए पेड़ा बनाते हुए पूछा, हालांकि उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। देख रहा हूँ कि जो लड़की गोलियों की आवाज़ से डरकर सीट के नीचे छुप जाती है, वो किचन में छुरी कांटों से कैसे निमटती है। सिकंदर शौक नज़रों से उसे देखता हुआ एक कदम करीब आया। मैं डरी नहीं थी, मैं तो बस एहतियात कर रही थी। हफ्सा ने झूठा गुस्सा दिखाया। अच्छा। सिकंदर अब बिल्कुल उसके करीब आ चुका था। उसने हफ्सा के हाथ से बेलना लिया और एक तरफ रख दिया। तुम्हारी आंखें अब भी झूठ बोलने में बहुत कच्ची हैं। उस दिन तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में ऐसे कांप रहा था जैसे कोई चिड़िया कैद हो गई हो। वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते उसके कान में झुककर सरगोशी में बोला। हफ्सा की सांसें रुकने लगी। सिकंदर का लहजा इतना मध्यम और महसूर कुन था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही सख्त गिर पुलिस अफसर है। आपने मेरा हाथ थामा था ताकि मैं डरूं ना, वो सिर्फ हमदर्दी थी। उसने हिम्मत जमा करके पूछा। मैं हर किसी का हाथ नहीं थामता हफ्सा, और ना ही हर किसी के लिए अपनी जान जोखम में डालता हूँ। कुछ रिश्ते सरकारी कागजों पर नहीं, दिल की धड़कनों पर लिखे होते हैं। सिकंदर ने हफ्सा के चेहरे पर बिखरी एक लिट को आहिस्ता से उंगली से पीछे किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। किचन की फिजा में एक अजीब सी तपश और खुशबू भर गई। हफ्सा को लगा जैसे वक्त थम गया हो। लोग कहते हैं पुलिस वालों के पास दिल नहीं होता। उसने नीची नज़रों से कहा, लोग सही कहते हैं, हमारा दिल हमारे पास नहीं होता, तो अक्सर किसी ज़िद्दी और चंचल सी लड़की के पास हिरासत में होता है। सिकंदर ने उसका थोड़ी से चेहरा चेहरा ऊपर उठाया और नरम लहजे में उसकी आंखों में देखता हुआ, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं? यानी आपका दिल भी किसी की सत में आ गया है? हफ्सा का शर्म से सुरख हो गया और वो बेख्तियार हंस पड़ी। नहीं। सिकंदर ने इसके हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर बड़ी संजीदगी से कहा। हफ़ी धड़कनें साकत हुई थीं। मैं तुम्हें उम्र भर के लिए अपनी हिफाजत में लेने का इरादा रखता हूँ। उस दिन जब तुम गाड़ी में डर रही थी, मुझे ऐसा हुआ कि मैं दुनिया का हर मुजरम पकड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख देख सकता। वो नरम लहजे में उसे देखते हुए बोलता। हफ्सा का दिल एक बार फिर से धड़का गया। हफ्सा ने पहली बार सिकंदर के हाथ पर अपना हाथ रखा। आप बहुत रूड हैं, बहुत मगरूर हैं और बहुत बदतमीज़ भी, लेकिन आप मेरे पसंदीदा मुहाफिज भी हैं। उसने सांसें बहाल करते हुए थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए कहा। सिकंदर ने कहका लगाया। वो पहली बार इतने खुलकर हंसा था। तो ठीक, आज से तुम्हारी तमाम शरारतें और बदतमीजियाँ मेरे नाम, और मेरी तमाम तुम्हारे नाम। वो अपनी हंसती रोकता हुआ संजीदगी से बोला। उसी दौरान बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई। शायद घर वाले वापस आ। अफसा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और शर्माते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। नादी बनाना, वरना अगली मुलाकात थाने के लॉकअप में होगा। सिकंदर ने जाते जाते उसके कान में सरगोशी की। हफ्से पीछे से चमचा दिखाया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि आज के प्यार ने उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत के नए रंग भर दिए हैं। वो पुलिस ऑफिसर जो उसे बोझ लगता था, उसे अपनी पूरी कायनात लगने लगा था। इतवार की वो खूबसूरत सुबह कभी तपती हुई दोपहर में बदल गई, किसी को पता ही नहीं। घर के बड़े लाउंज में ताई जान, हफ्सा की मामा और ताया जान एक संजीदा गुफ्तगू में मशगूल थे। हफ्सा किचन से पानी लेने निकली ही थी कि अपनी मामा की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। भाई जान, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, सिकंदर हीरा है, और अगर हफ्सा उसके घर की रौनक बन जाए तो इससे बड़ी खुशी में क्या होगी। हफ्सा की मामा खुशी से कह रही थी। बस तो फिर ठीक है, मैं आज शाम ही सिकंदर से बात करता हूँ। दोनों बचपन के से एक दूसरे को समझते भी हैं। ताया जान ने अतम से सर हिलाया। हफ्सा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसे सिकंदर पसंद था, बल्कि अब तो उसके दिल में मोहब्बत के दीप जले थे, लेकिन उसकी अना और शोखी अभी जवान थी। उसे लगा कि उससे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया गया। उसने सोचा कि अगर इस बार उसने फ़ौरन हाँ कर दी तो सब कहेंगे कि ये तो पहले से ही तैयार बैठी थी। उसी वक्त मायरा का फ़ोन आया। हफ्सा ने झुककर लाउंज के करीब खड़े होकर बुलंद आवाज़ में बात करना शुरू की, ये जानते हुए भी कि बड़े सुन रहे। अरे नहीं मायरा, कैसी बातें कर रही हो? उसने आवाज़ में मसनूई सका की। मैं और सिकंदर भाई कभी नहीं, वो तो एक उखड़ मजाज इस वाला है, हर वक्त हुक्म चलाने वाला। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी का सोच भी नहीं सकती जो बात बात पर दफात।
मेरा उनका कोई जोड़ नहीं है। मेरा दिल तो किसी ऐसे के लिए धड़केगा जो थोड़ा नरम हो। ये पत्थर दिल पुलिस अफसर बस की बात नहीं। वो संजीदगी से कह रही थी। हफ्सा ये सब सिर्फ अपनी अहमियत ने और बड़ों को ये दिखाने के लिए कह रही थी कि वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि तकदीर उसके साथ कितना लर्जा खेज मजाक करने है। ठीक उसी पल सिकंदर जो कुछ फाइलें लेने आया था दरवाजे के ऐन पास खड़ा था। उसके हाथ में खुद फाइलें वही गिर गई। उसने हफ्सा के एक एक लफ्ज को सुना। पत्थर दिल पुलिस अफसर, मेरा उनका कोई जोड़ नहीं, मैं शादी का सुती। एक एक लफ्ज उसके दिल हथौड़े की तरह लगा था। सिकंदर का चेहरा जो अभी थोड़ी देर पहले किचन में मुस्का था, लम्हों में बर्फ की तरह ठंडा और आंखों में लहू उतर आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मान पर बहुत जोरदार ज़रब लगाई हो। उसने अपनी अना और अपनी मोहब्बत की तौहीन महसूस। सिकंदर, तुम कब आए बेटा? ताईजान की नज़र उन पर पड़ी। हफ्सा ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। सिकंदर वही खड़ा था। उसका चेहरा सपाट था लेकिन उसकी आंखें शोले बरसा रही। हफ्सा के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत वक्त पर कर दिया है। सिकंदर, वो मैं। हफ्सा ने कुछ कहना चाहा लेकिन सिकंदर ने उसे देखने तक गवारा ना किया। उसने खामोशी से मेज़ पर से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। उसकी खामोशी उसके गुस्से से ज़्यादा खौफनाक थी। सिकंदर, खाना तो खा लो, कहाँ जा रहे हो? ताया झार ने आवाज़ दी लेकिन सिकंदर बिना कहे लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। अगले ही लम्हे उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने और रफ्तारी से बाहर निकलने की आवाज़ गूंजी। हफ्सा का दिल डूबने लगा। वह तो खिड़की तक गई लेकिन तब तक सिकंदर की गाड़ी गर्द उड़ाती नज़रों से ओझल हो चुकी थी। लाउंज में सन्नाटा छाया। हफ्सा की मामा ने गुस्से से उसे देखा। ये क्या बकवास कर रही थी तुम फ़ोन पर हफ्सा? तुम्हें अंदाज़ा है सब सुन लिया है। वो उसको लिए कमरे का रुख कर गई थी। मामा बस मजाक कर रही थी, मैंने तो ऐसे ही कहा था। हफ्सा की आंखों में आंसू भर आए लेकिन अब देर हो चुकी। वो पुलिस ऑफिसर जो पूरी दुनिया के लिए सख्त था सिर्फ हफ्सा के लिए नरम हुआ और आज हफ्सा ने उसी नरमी का मजाक उड़ाकर उसे दोबारा पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया था। सिकंदर का फ़ोन बंद जा रहा था। 2 घंटे गुजर गए, फिर 4 और फिर रात हो गई लेकिन सिकंदर वापस आया। शहर के हालात ख़राब थे और एक एसपी का गुस्से में होना किसी बड़े तूफान का पेश खैमा था। रात के 2 बज रहे थे। सिकंदर की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो शहर के सबसे बदनाम इलाके की तरफ अपनी सारी जीप दौड़ा रहा था। उसके दिमाग में गोलियों की तड़तड़ाहट से ज्यादा हफ्सा के वो अल्फाज थे। मेरा उनका कोई जोड़ नहीं, ये पत्थर दिल पुलिस अफसर मेरे की बात नहीं। उसने स्टेयरिंग पर इतने जोर से मारा कि उसके जोड़ सफ़ेद पड़ गए। पत्थर दिल, हाँ हाँ, मैं पत्थर दिल ही हूँ। उसने तलखी से खुद कलामी की। उसी वक्त उस वायरलेस पर एक आवाज़ गूंजी। एएसपी लोकेशन कंफर्म हो गई। गैंगवार कारिंदे पुरानी फैक्ट्री में छुपे हुए हैं। नफरी पहुंच रही। ओवर। सामने वाले ऑफिसर ने पैगाम दिया। का इंतज़ार मत करो, मैं पहुंच रहा हूँ। सिकंदर ने सर्द आवाज़ में जवाब और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उस वक्त उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने अपने असूलों की दीवार गिराई थी उसी ने एक लम्हे में पराया कर दी। उसे याद आया कि कैसे उसने अमानत कहा था और आज उसी अमानत ने उसे एक अक्खड़ मजाज अकरार देकर मुस्तरद कर दिया था। फैक्ट्री के करीब पहुंचते ही फायरिंग शुरू हो गई। सिकंदर ने गाड़ी तरफ रोकी और पोजीशन संभाली। अंधेरा था और सामने से आने वाली को मौत का पैगाम दे रही थी। सिकंदर के साथी पीछे थे लेकिन वो अकेला ही मौत में दाखिल हो रहा था। उसके दिमाग में एक ही मंजर चल रहा था, हफ्सा का हुआ चेहरा। गहरी सांस ली और अपनी पिस्टल ली। काश तुमने वो ना कहा होता हफ्सा, काश तुम मेरी वर्दी के पीछे छुपे इंसान देख पाती। उसने तलखी से दिल ही दिल में सोच। अचानक एक गोली सिर के बाजू को छूती हुई गुजरी। उसे दर्द महसूस हुआ लेकिन वो नहीं रुका। वरना वार आगे बढ़ रहा था। दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी और वो घेरे में आ रहा। एक दहशत ने ऊंचाई से बना लिया और ठह दफा हवेली में हफ्सा बुरा हाल था। उसका दिल घबरा रहा था कुछ बुरा होने वाला हो। वो अपने कमरे में जाए नमाज पढ़ी, हज़ारों कतार रो के दुआएं मांग रही। या अल्लाह, उन्हें सही ही सलामत। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं था, मैं तो बस अपनी अहमियत जता रही थी। उसने बार बार अंदर का नंबर मिलाया लेकिन हर बार नंबर बंद है की आवाज़ से मजीद मसे तोड़ देती। बार बार वही लम्हा आ रहा था जब सिकंदर ने उसे में मोहब्बत भरी से देखा था और वो लम्हा जब उसकी आंखों में टूटने का दुख था। हफ्सा के कमरे का दरवाज़ा खोला। अरसलान भाई खड़े थे। उनका चेहरा जर्द था। हफ्सा, ताईजान को संभालो, सिकंदर के मिशन से खबर आई है।
ارسلان کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ حفصہ کا دل جیسے دھڑک بھول گیا۔ وہ زخمی ہو گیا ہے، بہت زیادہ فائرنگ ہوئی ہے، اسے سٹی ہاسپٹل جا رہے ہیں، ارسلان اسے بتاتا ہوا نکل گیا۔ حفصہ کے پیروں سے بھی نکل گئی، اسے لگا جیسے اس کے الفاظ نے واقعی سکندر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہو۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور وار باہر کی طرف۔ اس کے دماغ میں سے ایک ہی بات تھی کہ اگر اسے کچھ ہوا خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسپتال کی راہداریوں میں فینائل کی اور موت جیسی چھائی ہوئی تھی۔ حفصہ جس کے پاؤں میں ڈھنگ کی جوتی تک نہیں تھی، بدحواسی آئیو کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج تھیں اور چہرہ ہولناک زردی کا شکار۔ تایا جان دوسرے ڈاکٹر سے رابطہ کر تھے، وہی ارسلان دوائیاں لینے گیا ہوا تھا۔ تائی جان اور اس کی ماما تب سے ہی روم میں تھی، وہ تھی جو وہاں سے ہلی تک نہیں تھی، کافی دیر سے وہی ٹکی ہوئی تھی۔ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ مسٹر سکندر خطرے سے باہر ہے، گولی کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی، لیکن خون بہت بہہ چکا ہے، اب وہ ہوش میں ہے، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے آگے بڑھ گیا۔ نے ایک لمحہ ضائع کیے اندر کی طرف قدم بڑھا۔ سفید چادر میں لپٹ سکندر بیڈ پر لیٹا تھا، اس کا وہ چہرہ جو ہر روب اور دمکتا تھا آج سفید پڑا ہوا۔ جیسے ہی حفصہ پہنچی، سکندر نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ حفصہ سسکی نکل گئی، وہ بیڈ کے قریب بیٹھ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے سکندر کا ہاتھ تھامنا چاہا، جس پر سکندر اللہ کا شکر ہے کہ مر ہی گئی تھی۔ یہ سن کر وہ بھرائی اس میں بولی۔ سکندر کی نظر کے چہرے پر پڑی، لیکن ان پرانی تپش، وہ محبت، وہ شرط غائب تھی۔ آنکھیں برف کی طرح سرد اور سپاٹ تھیں۔ اس نے خاموشی اپنا ہاتھ حفصہ کی گرفت سے کھینچ لیا اور نظریں پھیر کے دیوار کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ سکندر مجھے کریں، وہ جو کچھ میں نے کہا تھا کچھ نہیں تھا، میں تو بس ماں کے سامنے دکھاوا کر رہی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، نے سمجھا؟ حفصہ نے تڑپ کر کہا۔ سکندر خاموش رہا، کمرے میں لگی مشین کی بیپ بیپ کی آواز اس کی خاموشی کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، وہ اس دن گاڑی کے اندر پلیز اور کچن میں، حفصہ نم لہجے میں تڑپ کے بولی، اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ سکندر نے بہت دھیرے سے اپنی گردن موڑی، اس کی نظریں حفصہ کے روتے ہوئے چہرے پر ٹکی، مگر ان میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ نرس کو بلاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے بہت ہی سرد اور بے جان آواز میں صرف اتنا کہا۔ سکندر آپ مجھے سزا دے رہے ہیں؟ حفصہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ سزا مجرموں کو دی جاتی ہے حفصہ، تم تو میرے لیے غیر ضروری ہو گئی ہو۔ ایک پولیس افسر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ان لوگوں پر ضائع کرے جن کے نزدیک اس کا دل پتھر کا ہو۔ سکندر نے اسی سپاٹ لہجے میں کہا، میں معافی مانگتی ہوں، میں 1000 بار معافی مانگتی ہوں۔ حفصہ نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی۔ باہر جاؤ حفصہ، مجھے سکون چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا، جیسے اس نے حفصہ کے وجود کو اپنے کمرے اور اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہو۔ حفصہ وہیں ساکت رہ گئی، اسے احساس ہوا کہ گولی نے تو سکندر کے جسم کو زخمی کیا تھا، لیکن اس کے الفاظوں نے سکندر کی روح کو مار دیا تھا۔ وہ سکندر جو اس کی خاطر دنیا سے لڑ سکتا تھا، اب اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی میلوں دور جا چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی، راہداری میں کھڑی مائرہ نے اسے سنبھالا، لیکن حفصہ کا دل جان چکا تھا کہ سکندر کو منانا اب کسی خطرناک مشن سے کم نہیں ہوگا۔ اب وہ محافظ اپنی انا کی ایسی ڈھال کے پیچھے چھپ گیا تھا جسے توڑنا شاید اب حفصہ کے بس میں نہ تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد سکندر گھر تو آیا، لیکن وہ سکندر نہیں تھا جسے حفصہ جانتی تھی۔ اس کی خاموشی حویلی کی دیواروں سے زیادہ اونچی ہو چکی تھی۔ حفصہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتی، کبھی چائے کا کپ لے کر، کبھی اس کی دوائیاں یاد دلانے، لیکن سکندر اسے دیکھتا تک نہیں، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ ایک صبح جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، حفصہ نے دیکھا کہ سکندر کے کمرے کے باہر اس کا بڑا سفری بیگ رکھا ہوا ہے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی جہاں سکندر اپنی وردی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کا بازو ابھی بھی پٹی میں جکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی آہنی سختی واپس آ چکی تھی۔ یہ بیگ باہر کیوں رکھا ہے؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ حفصہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سکندر نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا، لیکن نظریں نہیں ملائیں۔ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، میں آج ہی نکل رہا ہوں۔ اس کی آواز اتنی سپاٹ تھی جیسے وہ موسم کا حال سنا رہا ہو۔ حفصہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ ٹرانسفر اتنی جلدی؟ آپ تو ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوئے۔ اور کہاں ہوا ہے ٹرانسفر؟ وہ پریشان ہوتی سوال پر سوال پوچھ رہی تھی۔ بارڈر کے قریبی ضلع میں، وہاں نفری کی ضرورت ہے اور میں نے خود ہیڈ کوارٹر سے درخواست کی تھی کہ مجھے یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔
सिकंदर कहते हुए मुड़ा और अपनी कैप मेज से उठाई। वो चाहे कितनी भी जालिम सही, लेकिन सिकंदर का दिल कह रहा था कि उसे इग्नोर ना करे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि आप मुझसे नाराज़ हैं। सिकंदर, मैंने माफ़ी मांगी है ना, क्या एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी है कि आप शहर ही छोड़ देंगे? हफ्सा ने दौड़कर उसका रास्ता रोका। तुम्हारी गलती इतनी बड़ी नहीं थी हफ्सा, जितनी बड़ी मेरी गलत फहमी थी। मैं समझता था कि मेरे पास एक घर है जहाँ कोई मेरा इंतज़ार करता है, लेकिन तुमने वाज़े कर दिया कि मैं सिर्फ़ एक पत्थर दिल अफ़सर हूँ और पत्थरों का कोई घर नहीं होता, वो सड़कों पर ही अच्छे लगते हैं। सिकंदर ने एक सर्द निगाह उस पर डाली। सिकंदर, खुदा के लिए! हफ्सा ने उसका बाजू थामना चाहा, लेकिन सिकंदर ने कमाल बेरुखी से उसे पीछे हटा दिया। अपना ख्याल रखना, मैंने मॉम से कह दिया है कि मेरी वापसी का इंतज़ार ना करे। वो अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। हफ्सा वहीं दहलीज पर बैठ गई। उसे लग रहा था कि उसकी सांसें उसके साथ ही चली गई हैं। इसे क्या मालूम था कि सिकंदर ट्रांसफ़र का झूठ बोलकर दरअसल एक इंतहाई खुफिया और ख़तरनाक मिशन पर जा रहा है, जहाँ से वापसी की ज़मानत कोई नहीं दे सकता था। वो उसे इसलिए दूर कर रहा था ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो हफ्सा को दुख कम हो। अगले 2 हफ्ते हफ्सा के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। वो हर वक्त फ़ोन हाथ में लिए बैठी रहती, इस उम्मीद में कि शायद कोई मैसेज आए, कोई एक घंटी बजे, लेकिन सिकंदर का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। वो ताई जान के पास जाती तो वो भी यही कहती कि बेटा, उसकी नई पोस्टिंग ऐसी जगह है जहाँ सिग्नल नहीं आते। उसने खुद फ़ोन करके बताया था। हफ्सा का हंसता बसता चेहरा मुरझा गया था। वो यूनिवर्सिटी जाती तो सहेलियों की बातों पर उसे गुस्सा आता। मायरा ने एक बार पूछा, सिकंदर भाई का क्या हाल है? तो हफ्सा ने फट पड़ी थी। वो शख्स इंसान नहीं है, वो वाकई पत्थर है। वो मुझे सज़ा दे रहा है मायरा, वो मुझे मार रहा है अपनी खामोशी से। रातों को वो छत पर जाकर उसी समत देखती जहाँ से उसे लगता कि सिकंदर आएगा। उसने डायरी लिखना शुरू कर दी थी, जिसका हर सफ़ा माफ़ी के लफ्ज़ों से भरा हुआ था। सिकंदर वापस आ जाए, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी, मैं कभी आपकी बुराई नहीं करूँगी। बस एक बार आकर मुझे वही पुरानी वाली धमकी दे दें कि तुम्हें थाने बंद कर दूँगा। प्लीज़ सिकंदर वापस आ जाएँ। दुखी दिल में सिकंदर से वो दिल ही दिल में सिकंदर से मुखातिब थी। सिकंदर को गए 15 दिन हो चुके थे। रात का वक्त था, तेज़ बारिश हो रही थी। अफ़सा खिड़की के पास बैठी बाहर का मंजर देख रही थी कि अचानक नीचे गेट खुलने की आवाज़ आई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो नंगे पाँव नीचे की तरफ भागी। बाहर बारिश में भीगी हुई वही सरकारी जीप खड़ी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और सिकंदर बाहर निकला। उसके कपड़े मिट्टी और खून से अटे हुए थे, चेहरा थकन से नढाल था, लेकिन उसकी आंखें सीधी बालकोनी में खड़ी हफ्सा को ढूंढ रही थी। हफ्सा बारिश की परवाह किए बगैर सहन में निकल आई। सिकंदर! वो चिल्लाकर रो पड़ी। सिकंदर वहीं रुक गया। उसकी सर्द मेहरी, उसका गुस्सा, उसकी अना सब बारिश के पानी के साथ बह गए थे। उसने देखा कि हफ्सा इन 2 हफ्तों में आधी रह गई थी। वो दौड़ती हुई आई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सिकंदर ने तजब्जब में अपना जख्मी हाथ उसके गिर्द फैलाया और उसे खुद में भींच लिया। पागल लड़की, क्या हो गया है तुम्हें? अपना ये हाल क्यों बना रखा है? उसकी आवाज़ में वही पुरानी मिठास और थोड़ा सा दर्द था। हफ्सा ने रोते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आप कहीं नहीं गए थे, आप मिशन पर थे, मुझे पता है। आप झूठ बोल रहे थे ताकि मैं परेशान ना हूँ, लेकिन आपको क्या पता कि आपकी खामोशी ने मुझे कितना मारा है। वो रोती हुई उससे अलग होती हुई बोली, कानून की गिरफ्त से तो बच सकते हो हफ्सा, लेकिन इस मोहब्बत की गिरफ्त से निकलना अब मेरे बस में भी नहीं रहा। सिकंदर ने उसके गिर्द हिसार कायम करते सरगोशी की। हवेली की फ़िज़ा आज खुशबुओं और रोशनियों से महकी हुई थी। चारों तरफ गहमा गहमी थी क्योंकि आज एएसपी सिकंदर और हफ्सा का निकाह था। पूरे घर को सफ़ेद गुलाबों और पीले रंग की गेंदे की लड़ियों से सजाया गया था। अफ़सा अपने कमरे में बैठी अपनी गहरी सुर्ख रंग की रूसी पोशाक में किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। यार हफ़सा, थोड़ा तो मुस्कुरा दो। ऐसा लग रहा है जैसे निकाह नहीं, तुम्हारा भी किसी थाने में बयान रिकॉर्ड होने वाला है। मायरा ने उसका दुपट्टा सेट करते हुए शरारत से कहा। चुप करो मायरा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है सिकंदर भाई, मेरा मतलब है सिकंदर अभी भी इतने ही संजीदा है। निकाह के बाद अगर उन्होंने मुझसे वही पुलिस वाले लहजे में बात की तो मेरा क्या होगा? हफ्सा ने आईने में अपना अक्स देखते हुए परेशानी से कहा। दूसरी तरफ मर्दाने में सिकंदर सफ़ेद रंग की कढ़ाई वाली शेरवानी पहने बैठा था। उसकी शख्सियत का रौब आज भी कायम था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार घड़ी और फिर अंदर जाने वाले रास्ते पर टिक जाती थीं। भाई अभी से इतने बेचैन हैं, थोड़ी देर बाद तो सरकारी तौर पर कैदी बनने वाले हैं। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ।
ارسلان نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی، ارسلان سرکاری کام میں مداخلت کی سزا کے طور پر دفاع لگاتے تھانے میں بند کر دوں گا، اپنی منحوس شکل دور رکھ مجھ سے۔ سکندر نے اسے گھورا، لوچی بندہ شادی کر رہا ہے یا تھانے کی ڈیوٹی جوائن کر رہا ہے؟ ارسلان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ نکاح کا وقت آیا۔ مولوی صاحب نے جب سکندر سے پوچھا، سکندر ولد جلال، کیا آپ کو حفصہ بنت احمد اپنے نکاح میں قبول ہے؟ تو سکندر نے ایک لمحے کی توقف کے بغیر اتنی بلند اور پر اعتماد آواز میں قبول ہے کہا کہ باہر تک آواز سنائی دی۔ حفصہ کے کمرے میں جب ارسلان کے ساتھ گواہ پہنچے اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہو گئی ہو۔ رات گئے جب تمام مہمان جا چکے تھے، حفصہ اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھی سکندر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے وہ تمام رومانوی فلمیں یاد آ رہی تھیں جہاں ہیرو پھول لے کر آتا ہے اور پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، لیکن جہاں معاملہ ذرا مختلف تھا۔ دروازہ کھلا اور سکندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر کرسی پر رکھی تھی اور آستینیں چڑھا رکھی تھی۔ اس نے حفصہ کو دیکھا جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور سیدھا جا کر صوفے پر بیٹھ کے، حفصہ تمہاری تلاشی لینی پڑے گی۔ سکندر نے اچانک سنجیدہ آواز میں کہا، کیا تلاشی؟ سکندر، یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ حفصہ نے جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ سکندر اٹھا اور نہایت وقار کے ساتھ اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مذاق نہیں کر رہا، تم نے میرا ایک بہت قیمتی اثاثہ چوری کیا ہے اور قانوناً مجھے حق ہے کہ میں وہ واپس لوں، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ حفصہ کنفیوز ہو گئی، میں نے کیا چوری کی ہے؟ میں تو خود آپ کے کمرے میں آ گئی ہوں، وہ پریشانی سے بولی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے دل پر رکھا۔ میرا سکون، میری نیندیں اور وہ سخت گیر پولیس والا غرور جو صرف تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، یہ سب کہاں چھپا رکھا ہے تم نے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑتا وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ حفصہ کے گال تمتما اٹھے۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے لگا آپ کو شاعری سنائیں یا میرا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، شاعری تو شاعروں کا کام ہے حفصہ، ہم پولیس والے تو حقیقت پر یقین رکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اس لال جوڑے میں اتنی خطرناک لگ رہی ہو کہ میرا دل خود بخود گرفتاری دینے کو تیار ہے۔ سکندر نے شرارت سے کہتے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا۔ اچھا تو پھر بتائیں، کیا سزا دیں گے آپ مجھے؟ حفصہ نے ہنستے ہوئے اسے ہلکا سا کندھا مارا۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں وہ 2 ہفتوں والی سرد مہری نہیں تھی بلکہ بے پناہ محبت اور تپش تھی۔ سزا یہ ہے کہ اب سے تمہاری ہر فرمائش، تمہارا ہر نخرہ، تمہاری ہر ضد میری ڈیوٹی ہوگی، اور یاد رکھنا اس ڈیوٹی سے ریٹائرمنٹ کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا سنجیدگی سے بولا، منظور ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ حفصہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، پولیس والوں سے شرائط نہیں منوائی جاتی۔ سکندر نے روب چھاڑا، اوہو، مان لینا، حفصہ نے لاڈ سے کہا۔ وہ کہتی ہوئی سکندر کو اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ اس کے لبوں کو کفل لگا گیا۔ اب بتاؤ اپنی شرط۔ پیچھے ہٹتے وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ حفصہ نے شرم سے لاڑتا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ شرط یہ ہے کہ کل صبح آپ مجھے ناشتہ خود بنا کر کھلائیں گے، کیونکہ آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ اس کے سینے میں چھپی فرمائش کر رہی تھی۔ ASP سکندر اب کچن میں انڈے پراٹھے بنائے گا۔ یہ خبر محکمہ میں پھیل گئی تو مجرموں کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ سکندر نے مصنوعی غصے سے ماتھا پیٹ لیا۔ محکمے کو میں سنبھال لوں گی، آپ بس میری فرمائش پوری کریں۔ وہ سامنے آتی آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ سکندر نے کہکا لگایا اور حفصہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر بارش پھر سے شروع ہو گئی، لیکن اس بار یہ بارش تنہائی کی نہیں بلکہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی نوید تھی۔ سکندر اور حفصہ کبھی ایک دوسرے کو بوجھ سمجھتے تھے، اب ایک دوسرے کائنات بن چکے تھے۔ ولیمے کی تقریب شہر کے ایک پرتعیش ہوٹل کے سبزہ زار میں منعقد کی گئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال مہکتے ہوئے پھول اور معزز مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سکندر آج 3 پیس سوٹ میں ملبوس یہ ہالی ووڈ ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا جاہو جلال سوٹ میں اور بھی نکھر آیا تھا، جبکہ حفصہ سلور اور گرین رنگ کے بھاری کام والے لہنگے میں چھپی حیا اور خوبصورتی کا پیک بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ ولیمے کے تقریب اپنے عروج کے مائرہ اور لائبہ، حفصہ کی سہیلیاں اسٹیج پر نمودار ہوئیں۔ ان کے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ مائرہ نے شرارت سے سکندر کی طرف دیکھا جو نہایت سنجیدگی سے میم کو تھینک یو کہہ رہا تھا۔ جی تو ASP صاحب، آج تو آپ ہماری گرفت میں ہیں، مائرہ نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ سکندر نے ایک آبرو جھکائی، میں اور کسی کی گرفت میں؟ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں مائرہ، اور میرے ہاتھ قانون کے ہاتھوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے سکندر بھائی، لیکن چھپائی کی رسم کا کیا؟ لائبہ نے فاتحانہ انداز میں سکندر کا ایک جوتا دکھایا جو اس نے بڑی صفائی سے غائب کر دیا تھا۔ سکندر پیر کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا۔ یہ چوری ہے، اسی وقت آپ لوگوں پر دفاع لگانے میں 3 سال کے لیے جیل بھیج سکتا ہوں۔
वो लहजे को मसनूई संजीदा बनाते हुए बोले, सिकंदर आज तो बख्श दे इनको, आज आप अफसर नहीं दूल्हे हैं। हफ्सा जो अब तक खामोश बैठी थी अपनी हंसी दबाकर बोली, दूल्हा हूँ इसीलिए तो रियायत दे रहा हूँ, वरना अब तो हाल में भाग दौड़ शुरू की होती। सिकंदर ने संजीदगी से कहा, उसकी आंखों में शरारत थी। बोलो क्या चाहिए? वो ज़्यादा तंग ना करते हुए संजीदगी से बोला, 50,000 रुपये। मायरा ने मुतालबा किया। सिकंदर ने जेब से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से अपना कार्ड कर मायरा के सामने कर दिया। ये लो, ये कार्ड रख सकती हो आप दोनों। सिकंदर ने कार्ड आगे किया तो मैं झपट लिया। वैसे सिकंदर भाई, इस कार्ड में कितनी अमाउंट है? लाइबा ने जल्दी से सवाल किया। 0 बैलेंस। इसलिए तो दिया है आपको, सिकंदर नहायत संजीदगी से बोला। लाइबा और मायरा की शक्ल देखते पूरा कहकों से गूंज उठा। हमने अपना सर पीट लिया। सिकंदर अब बाज नहीं आई। वो उसको मसनूई घूरते हुए बोली। आखिर काफ़ी ले दे के बाद अंदर ने जेब से लिफाफा निकाला और लड़कियों को देकर अपना जूता वापस। वलीमे के हंगामों से दूर जब वो रात गए अपने घर के उसमें पहुंचे, जिसे आज सफ़ेद मोतिया और गुलाब के से ढक दिया गया था, तो बाहर की दुनिया का हर शोर थम था। कमरे में जलती मदम शमे और फूलों की भी खुशबू एक जादुई समा पैदा कर रही थी। हफ्सा आईने के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ थकन और बाट से कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ है। आईने में उसने अंदर का अक्स देखा। उसने अपना कोट उतार दिया था और अब शर्ट के बटन खोले वो उसे ही देख रहा था। सिकंदर से अपना हाथ हफ्सा के कंधों पर रखे उसका लफ्ज़ हफ्सा के पूरे वजूद में बिजली की तरह दौड़ा था। हफ्सा ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद थी। थक गई हो? सिकंदर उसके कान के बिल्कुल करीब गूंजी। थोड़ी सी। हफ्सा ने सरगोशी की। सिकंदर उसके गले का हार खोलने में उसकी मदद की। उसकी उंगलियां जब हफ्सा की गर्दन से टकराई तो हफ्सा की बेतरतीब होने लगी। सिकंदर ने हाथ कर मेज़ पर रखा और हफ्सा को घुमा तरफ किया। उसने हफ्सा को अपने दोनों हाथों के प्याले में आज तुम इतनी खूबसूरत रही हो कि मेरा दिल चाह रहा है हमेशा के लिए कैद कर लूं अपनी बाहों में, अपनी रूह में। वो लूदी नज़रों से उसे देखते हुए बोला। नज़रें उठाकर अपने मुहाफिज को देखा। उसकी नज़रों में वो तमाम शिद्दत और जुनून था जो पिछले चंद पैदा हुआ था। आपको याद है आपने कहा था कि मैं आपकी गाड़ी में बोझ? वो मुंह बसोरते हुए बोली। एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ हफ्शानी पर अपने लब। मैं गलत था, तुम मेरी ज़िंदगी में सबसे कीमती हो। सिकंदर ने लगाया और उसे अपनी बाहों में उड़िया। अब इस आयरन में दिल सिर्फ तुम्हारे इशारों पर था है। वो उसे लिए कमरे की तरफ। हफ्सा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चांदनी रात में उन दोनों के कह के हवेली की फिजाओं में बिखर रहे।